हमको बंद का क्या आएगा, फिनिश। हाँ, ये फिनिश आएगा, यही बंद कर देंगे हमने। ओह, लाइव में कर दूं। मैं आ गई हूँ। कुछ लोग आ गए हैं। मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आ गई हूँ। और जब मुझे जन सुलभ पुस्तकालय का ये आएगा प्रस्ताव कि आप शुरू करिए, विकास चौधरी जी और VR नियामा आ गए हैं। जो भी आ गए हैं उनको मेरा नमस्कार। सरिता सिंह जी, मधु मेहता और शिखर त्रिपाठी जी, आपको मेरा नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय अर्पण कुमार जी, आप लोगों को नमस्कार। आपके स्वागत का आभार। शिखर त्रिपाठी जी नमस्कार। चूँकि मुझे कहानी सुनानी है इसलिए मैं 2-3 मिनट इंतज़ार करूं या फिर जब आप मुझे संकेत दें तो मैं कहानी शुरू कर सकती हूं, क्योंकि कहानी 33 वर्ष पहले की है और आज भी वो उतनी ही रिलेवेंट है, ऐसा मेरे पाठक कहते हैं। बाकी आज की ये पीढ़ी तय करेगी कि, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये कहानी पहली बार छपी थी तब तो आज के बहुत से हमारे श्रोता और दर्शक पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये नाम ना किन्नी ना, मैं आरंभ कर सकती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले तो अर्पण अशोक सिन्हा जी देख रहे हैं, आपको आपका आभार, स्वागत। ये बता दीजिए, एक बार संकेत दीजिए कि आवाज़ ठीक है। मुझे बहुत तेज़ तो नहीं बोलना होगा, मैं थोड़ा सा और आगे आने की कोशिश करती हूँ। दीपेंद्र बघेल जी नमस्कार। आवाज़ ठीक आ रही है? आप में से कोई एक संकेत दीजिए। मैं मानकर चलती हूँ कि आवाज़। पीलकेंद्र अरोरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप ही मुझे संकेत दीजिए कि आवाज़ ठीक आ रही है तो मैं कहानी प्रारंभ। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। आवाज़ ठीक आ रही है तो फिर से मैं अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरह से अर्पण कुमार जी और जन सुलभ पुस्तकालय का बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे आज मेरी कहानी पाठ के लिए, मेरी कहानी के पाठ के लिए आमंत्रित किया। और सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे बड़ा रोमांच मेरे अंदर ये है कि आपने अपने जीवट, अपने साहस के बल पर एक पुस्तकालय की स्थापना कर दी है। इस समय छपे शब्दों पर जब इतना बड़ा संकट छाया हुआ है, उस समय आपका ये साहस मुझे बहुत बल देता है। बड़ी अच्छी बात है कि आप इतनी पुस्तकें लोगों के लिए सुलभ करा रहे हैं। फिर से आभार। ये आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये ना किन्नी ना, ये जैसा कि आपने उसमें पोस्टर में दिखाया है, ये 90 के दशक की कहानी है। उषा जी नमस्कार। अब मैं सबका नमस्कार इकट्ठे बाद में लूँगी। आपने उषा जी ये कहानी पढ़ी होगी तो मैं अब ये बताती हूँ कि जब ये कहानी छपी थी धर्मयुग में, तभी बहुत से पाठक उद्वेलित हुए थे। उन्होंने इस कहानी को और ख़ास करके इस किन्नी को बहुत प्यार दिया था
और कुछ ऐसा सहयोग बना था कि 1-1.5 वर्ष के अंदर ही एक उस समय की बहुत ही लोकप्रिय टीवी श्रृंखला थी, एक कहानी। मंजू सिंह जी की श्रृंखला थी और बहुत लोग उसको पसंद करते थे उस ज़माने में। तो उस श्रृंखला में भी ये कहानी दिखाई गई थी, ना किन्नी ना। और मुझे अभी तक याद है जिस तरह मुंबई के मेरे निवास पर आकर उन्होंने मेरा वक्तव्य रिकॉर्ड किया था। और उस वक्तव्य का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य ये था कि उस समय पहली बार मैंने जाना कि पैसा आत्मविश्वास का कितना बड़ा स्रोत हुआ करता है। और इस कहानी को लेकर 2 चीज़ और कहनी है कि एक तो इसी तरह की एक कहानी अमृता प्रीतम की है, वो है उतरन। और कुछ चीज़ें इसमें इस तरह की किसी कॉमन है प्रारंभ में कि बहुत से लोग कहानी तो ना किन्नी ना की बताते हैं, लेकिन उसका शीर्षक ना किन्नी ना भूल के उतरन बता दिया करते हैं। और उसका कारण ये है एक बार और भी कि जब ये दूरदर्शन श्रृंखला में दिखाई गई थी तो उस समय मंजू सिंह जी पूरी कहानी ज़रा लंबी थी, नहीं दिखा पाई थी, तो उन्होंने इसके बीच के वो अंश काट दिए थे जिस अंश की वजह से किन्नी को अपना निर्णय बदलना पड़ा था। तो टीवी के दर्शकों ने तो वो कहानी देखी जिसमें वो अंश नहीं था, जिसकी वजह से किन्नी अपने निर्णय को बदलने के लिए अभिशप्त होती है। लेकिन बाकी दर्शकों ने पढ़ी हुई थी, पाठकों ने पढ़ी हुई थी। तो ये मैं आपसे बताऊं कि यहाँ पर मेरी स्त्री भी है, उसका मौन प्रेम भी है, और वो स्त्री किस तरह अपने ही प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, किन्नी। तो ये कहानी अब बिना जरा भी देर किए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। कोशिश की थी मैंने कि इसे थोड़ा छोटा कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसा कहीं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। मैं पढ़ती हूँ। ना किन्नी ना। मौसी आती तो घर रोशनी और रौनक से भर जाता। हम छज्जे छज्जे चहकते फिरते, सबसे कहते हमारी मौसी आ रही हैं, बिजनौर वाली मौसी। हमारे मौसा जी शक्कर की मिल में मैनेजर हैं, उनके पास मिल की जीप है, उनके घर में बहुत से नौकर हैं, 2 कुत्ते हैं और एक खरगोश भी। उनके 2 बच्चे हैं, गगन और रोज़ी। गगन के पास बंदूक है चिड़िया मारने की, और रोज़ी के पास बुलबुल तरंग। मास्टर आते हैं उसे सिखाने। मौसी खूब चिट्टी हैं, माँ जैसी धूमिल धूमिल सी नहीं है, और खूब हंसती खिलखिलाती चुस्त दुरुस्त रहती हैं। माँ जैसी सुस्त सुस्त सी नहीं। रोज़ी जब यहाँ आती है मौसी के साथ, मैं उसे लेकर स्कूल जाती हूँ तो मेरा रुतबा बढ़ जाता है। सारी सहेलियाँ लट्टू हो जाती हैं उसकी स्कर्टों, सैंडलों और नई नई डिज़ाइन की क्लिपों पर। कैसी तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मिला के चटर चटर सी बोलती है और आंखें गोल गोल सी घुमाती बेफिक्र बिंदास चहकती रहती है। जब तक मौसी रहती है गगन और रोज़ी सारा घर सिर पे उठाए रहते हैं। इतने बड़े हो जाने पर भी गगन रोज़ी के बाल खींचकर या चुटकी काटकर भागता रहता है। रोज़ी चीखती हुई उसे दौड़ाती रहती है, और मौसी अंदर अंदर मगन होती हुई भी ऊपर ऊपर खींच के लाड़ से डांटती हैं। अरे शर्म करो शैतानों, इन बच्चों को देखकर भी तुम्हें अकल नहीं आती? कैसे सीधे बिना मुंह के हैं। जरा देखो किन्नी को, अभी कॉलेज से आए 10 मिनट भी नहीं हुए और देखते देखते फटाफट तुम लोगों की बिखेरी चीजें उसने संभाल के रख दी, कपड़े तहा लिए, और वो देखो उधर चाय भी चढ़ा दी। ला तो बेटा एक प्याला, जरा सुस्ती दूर हो। फिर चाय का घूंट भरती हुई अम्मा से कहती, दीदी इस बार मैं सचमुच रोजिया को यहीं छोड़ जाऊंगी तुम्हारे पास, और किरण किन्नी को अपने साथ ले जाऊंगी बिजनौर। और खुद ही अपने मजाक पर खुल के हंस पड़ती। यूं अपने आप में सचमुच इससे बड़ा मजाक दूसरा हो नहीं सकता था। और मौसी की तो वैसे भी आदत थी खूब चटपटी बातें करना और अपनी बात खत्म होने से पहले ही जोर से हंस पड़ना।
रंग तो करीब करीब एक सा ही था दोनों बहनों का, माँ और मौसी का, लेकिन अम्मा दुबली फीकी फीकी सी लगती, जैसे ऊपर एक झाई सी पड़ी हो। अभी नहीं, बाबूजी थे तब भी। दूसरी तरफ मौसी एकदम ठसी चक्री सी, ऊपर से नीचे तक जैसे रंग रोगन पॉलिश से दमकती हुई। अम्मा से पूरे 5 साल छोटी, पर देखने में अम्मा की बेटी लगती थी। आज भी मैं मेज़ पर तार देखते ही किलक उठी। तार आप लोग समझ गए होंगे, उस ज़माने में टेलीग्राम तार आया करते थे। आज भी मैं मेज़ पर तार देखते ही किलक उठी। मौसी आ रही हैं? कब आया तार? रोजी गगन भी आ रहे हैं कि अकेली आ रही हैं? दोनों सफ़ेद धारी वाली नीली चादरें जल्दी से धोकर फैला दूं, बांस वाले किताबों के रैक पर अटी धूल साफ कर दूं। कोने वाली मेज की आधी प्लाई उखड़ गई है। ठहरो, इसे ना फटी वाली हैंडलूम की चादर काट कर इसके ऊपर का मेजपोश सिले देती हूँ। रसोई की अलमारियों पर पोंछ के अखबार बिछा देती हूँ और गुसलखाने की मोरी रगड़ रगड़ कर धो देती हूँ। और साड़ी का फेटा कसकर तुरंत फुरत मैं मोर्चे पर जुट जाती हूँ, क्योंकि भाभी तो अपने तीनों बच्चों की फ्रॉकों और पैंटों की उधड़ी सिलाई ही दुरुस्त करने भर की होती हैं, क्योंकि मौसी आ रही होती हैं। और अम्मा रसोई के डिब्बों में हाथ डाल डालकर आधा किलो डालडा, 1 किलो सूजी, 1 किलो मैदा, चाय और मसाले की सूची बनाने लगती हैं। 2-3 दिनों में घर धो रगड़ कर साफ हो जाता, गुसलखाने में फिनाइल की बोतल रख दी जाती और भैया आधे दिन की छुट्टी लेकर स्टेशन पहुंच जाते। आधे पौने घंटे के अंदर ही चमचमाते सूटकेसों और रंग बिरंगे बैगों टोकरियों से लदी फदी मौसी आ जाती। सारा घर आवाज़ों से चहचहा उठता। मौसी हम सबको बारी बारी से बाहों में भरती, भाभी के तीनों बच्चों को चिपटा चिपटा कर प्यार करती और भाभी को पांव छूने के लिए झुकने के साथ ही उठाकर बलाएं लेने लगती। भाभी हुलसती हुई जल्दी से रंगदार चाय, मठरी, सेव सजा देती और हमारी तंग अधेरी कोठरी हंसी के झरने से फूट पड़ती। अब इसके बाद हम सबों का चिर प्रतीक्षित क्षण आता। मौसी सामानों से ही नहीं, सौगातों से भी लदी फदी आती। सबको अंदर ही अंदर इस बात की कितनी खलबली रहती, ये मौसी भी खूब अच्छी तरह समझती थी। इसलिए झटपट सूटकेस खोलकर सोत्साह जादुई पिटारे सी एक के बाद एक चीजें निकालने लगती। किन्नी इधर आ, ये देख, ये रोजी ने तेरे लिए टॉप्स और मैचिंग लॉकेट भेजे हैं और ये 4 रुमालें। बहू, ये तुम्हारे लिए पर्स है और ये मिंटू चिंटू के लिए हेयर बैंड और क्लिपें। गुड्डू के लिए ये रंगीन पेंसिलों का सेट गगन ने भेजा है। लेकिन ये सब तो ऊपरी औपचारिक सौगातें होती हैं। असली सौगातें तो इसके बाद निकलती मौसी के होल्डॉल से। उस जमाने में लोगों के साथ होल्डॉल चला करते थे। सौगातों में क्या था? 3-3, 4-4 जोड़ी पुरानी चप्पलें, सैंडलें। ये वाली ना मुझे पंजों पे थोड़ी कसे सी है। ये रोजी ने खरीदी तो बड़े चाव से, लेकिन अब मन भटक गया उसका। जानती तो हो, मूडी नंबर 1। इस वाली पे बस 2 कीले ठुकवा लेना और इस वाली पे इसी रंग की सिलाई करवा लेगी ना मोची से, तो ठीक हो जाएगी एकदम। किन्नी, मेरी इस नई वाली साड़ी पे ना रोजी रानी खोंच लगा लाई थी ठीक सामने की तरफ। बेटा तो उल्टी करके पहनेगी ना तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और ये इन दोनों की ना बस प्रिंट जरा हल्की हो गई है। और इस मेरे बैग का हैंडल निकल गया है बस। अमर, तू जरा सिलवा देगा ना तो ठीक हो जाएगा। अमर, जरा ये बुशर्ट भी देख तो बेटा, तेरे मौसा जी मिल्क की वर्कशॉप का राउंड देते समय ना गए थे तो थोड़ा गंदे तेल का छींटा पड़ गया था।
मैंने कहा लिए चलती हूँ, अमर जरा फिट करवा के पहन डालेगा, तेरा तो रंग भी गोरा है, फबेगा तुझ पे। इसी तरह ये रोज़ी की नाइटी, ये स्वेटरों के बचे खुचे ऊन, मैंने सोचा बहू गुणी है, काट छाट कर चिंटू नीटू की फ्रॉक बना देगी और इसका थोड़ा सा और ऊन मिलाकर रंग बिरंगा प्यारा सा स्वेटर बन जाएगा, बच्चों पर खूब खिलेगा। और हाँ, ये स्टील की ना 2 छोटी छोटी प्लेटें और कटोरियाँ भी दीदी दिवाली पर आई थी ना मिल में बंटने के लिए, मैंने चुपके से 4 रख लीं। इन्हें कहाँ होश हवास कि कितने आए कितने गए, सारे दिन मिल भर के ही होते हैं। हाँ, मौसा जी को पूरे होश हवास में हमने बस 2 बार देखा था, शायद बाबूजी की मौत पर, शायद भैया की शादी पर। इससे कम ज़रूरी मौक़ों पर वे कभी पहुंच ही नहीं पाए थे। दोनों बार एक प्लेन से आए, दूसरे प्लेन से वापस। जितनी देर रहे भी न सामने जाने की हिम्मत, न बात करने का धड़का, सिर्फ सिर झुकाए, मौसा जी नाश्ता लग गया, या फिर मौसा जी बाथरूम खाली है। मौसा जी बहुत कम बोलते, जितना बोलते उसके भी शब्द शब्द बड़प्पन और मातबरी के फ्रेम में जड़े होते। कभी हल्के से मुस्कराकर पढ़ाई लिखाई के बारे में हमसे एक आध शब्द पूछ लेते तो हम सिर से पांव तक निहाल हो जाते। असली चौकड़ी तो हमारी मौसी के साथ ही जमती। हर आधे घंटे पर चाय की तलब और भाप छोड़ते प्यालों के साथ मौसी सारे समय कहाँ कहाँ के हंसी लतीफ़े छोड़ती जाती। मौसा जी के गुमाश्तों, कारकुनों से लेकर अपने शहर के एसपी, डीएम सबकी नकनकाती बीवियों की नकल उतारती फिरती, उनके किस्सों की फुलझड़ियाँ सुनाती रहती और नए से नए फैशन तक की बातें बड़े चाव से सुनती। असल में रुतबा तो मौसा जी का बड़ा था, लेकिन शहर हमारा बड़ा था। और मिलें फैक्ट्रियाँ तो वैसे भी शहरी आबादी से दूर होती हैं ना, और स्कूल कॉलेज भी वहाँ छोटे थे उनके शहर में, उतने अच्छे नहीं जितने अच्छे हमारे शहर के। तो फैशन की नई से नई जानकारी मौसी मुझसे ही लिया करती। यहाँ तक कि हाथों में प्लास्टिक के सादे से एक रंगे कंगन या कानों में सिर्फ नन्हा सा कल्चर का मोती देखते ही, अरे किन्नी देखूं तो तेरे कंगन लाख के होंगे। नहीं मौसी, लाख के नहीं हैं, सादे प्लास्टिक के। और जरा कानों के टॉप्स तो दिखा, यहीं चौक से खरीदे हैं मौसी। असल में तेरी पसंद बहुत बढ़िया है, जानती है तुझे क्या सूट करेगा। चल जरा आज बाजार तो ले चल, 2-4 पेयर रोजी के लिए भी खरीदवा दे। मैं मौसी के ना कहने पर भी फौरन कानों के बुंदे निकालकर रोजी के लिए पैक कर देती। फिर बाजार ले जाकर मौसी और जो जो चाहती खरीदवा देती। मौसी हर चीज़ से पहले मेरी सलाह लेती कि फला चीज़ उन पर, रोजी पर खिलेगी ना या नहीं। उन्हें मेरी पसंद पर पूरा भरोसा था, मेरी पसंद की हमेशा दाद देती। मुझसे पसंद करवा करवा के ढेर सारे टॉप्स, पेंडेंट, अंगूठियाँ नकली ले जाती और उनमें बहुत सी डिज़ाइनें बिजनौर जाकर सुनारों को दिखाकर सच्चे मोती सोने में गड़वा लेती। अगली बार जब आती तो मुझे दिखाकर पूछती, देख किन्नी कैसे लगे ये, इमिटेशन तो काले पड़ जाते हैं ना। ये मेरे मुंह से बेसाख्ता वाह निकलता मौसी की पारखी दृष्टि पर। इतनी उम्र होने पर भी मौसी ने हमेशा, मौसी में नई उम्र वालियों सी उमंग, उत्साह छलकता रहता। आजकल ज़रूर मौसी को एक फिक्र सी हो गई है रोज़ी के मोटापे की। जब तब टोकती रहती हैं, ठूंसे चली जा रही गपागप भाई के बनाए पकौड़े मालपुए। शीशे में नज़र डालिए खुद पे, कैसी खुद भी फूल कर मालपुआ हुई जा रही है। किन्नी तू ही समझाना इसे जरा बेटा। लेकिन रोज़ी उसी बेफिक्री से एक और पुआ चुबलाती हुई खिलखिला कर कहती, अरे साफ साफ कहो ना मम्मी, तुम्हें मेरी शादी की फिक्र सताए जा रही है।
अरे तुम बेकार घबराती हो, देखना सब दौड़े आएंगे मुझसे शादी करने। असल में आजकल सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा, और मेरे शक्तिशाली साये में कोई भी पति भय रहित और निर्द्वंद जीवन जी सकता है, समझी क्या? मजाल है जो कोई उसकी ओर आंख उठावे देख सके। अरे पति क्या, उसका बॉस भी मुझे देखकर दुम हिलाएगा। लाओ भाभी एक मालपुआ और इसी बात पर। अम्मा धीरे से हंसती हुई कहती, कहाँ मोटी है बेचारी, जरा दोहरा शरीर है बस, तू बेकार इसके पीछे पड़ी रहती है। लड़के बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, और नहीं तो क्या, इस किन्नी सी सीख सलाई। मैं तो इसे मुटवाने की कोशिश में हार मान चुकी हूँ। सचमुच मैं रोजी से 3 साल बड़ी थी, लेकिन बेहद दुबली पतली, इतनी कि रोजी के सलवार कुर्ते सब 3-3, 4-4 सिलाइयों के बाद भी मुझे फिट आते। अपने तई मैं उन्हें पूरी तरह काट छाट कर अपनी फिटिंग का करके नया सा कर डालती। फिर भी कॉलेज में लड़कियां देखते ही ठिठोली करती, रोजी ब्रांड, और मैं शर्मा कर हंस देती। माँ को क्या कहूँ, खुद मेरी भी तो यही हालत है। बहुत ज़ोर से हंस खिला सकती ही नहीं, अपनी बात पूरे वजन और आत्मविश्वास से सबके बीच में कह सकती ही नहीं। और मौसी एकदम घिसी पिटी कहावतों और जुमलों को भी इतनी ठसक के साथ पेश करती हैं कि सुनने वाला फौरन उनकी गिरफ्त में आ जाता है। इसी तरह अपने शादी ब्याह या गुण शौर की बात चलने पर भी लाख कोशिश के बावजूद मेरी पलकें जैसे मारे घबराहट और संकोच के यहाँ वहाँ छुपने के ठौर तलाशने लगती हैं। लेकिन वहीं रोज़ी अपने लिए ऐसी कोई बात सुनते ही गोल गोल आंखें चमकाती ठठाकर हंस पड़ती है, और उसे आंखें तरेर कर बरसती हुई मौसी भी उसी ठहाके में शामिल हो जाती है। मौसी के जाते ही वे ठहाके थम जाते हैं। घर वापस एक खामोशी में साए साए करने लगता है। माँ फैली बिखरी चीज़ें समेटने लगती हैं। भाभी 2, 3 या 4 दिनों की थकान उतारने खाट पर पसर जाती हैं, और भाई मौसी की लाई ढीली कमीज़ों पतलूनों की फिटिंग कराने के लिए पैसे मांगते हुए माँ से हुज्जत करने लगते हैं। सबको मालूम है उन पैसों में से काट कपट कर रुमाल या तौलिए में लपेटी 1-2 बोतलें आएंगी। उनके बूते पर बैठक में भाई जैसे ही भाई के खस्ता हाल दोस्तों का जमावड़ा जुटेगा, जश्न मनेगा, और एक तीखी मिठास के तहत कई सुस्त से हाथ हवा में यूं ही लहरा लहरा कर गिरते हुए एक के बाद एक हवाई योजनाएं बनाएंगे। हल्के सुरूर के पंखों पर उड़ते हुए कभी किसी साबुन की एजेंसी का सपना देखेंगे, कभी स्कूटर मरम्मत का गैराज, कभी दर्दनाशक गोलियां या दंतमंजन बनाने के नुस्खे के तजवीज़ें, या ऐसे ही बहुत सारे हवाई प्लान। ऐसे मौक़ों पर मैं पढ़ाई के लिए किताबें उठाकर सीधे कटरे वाली चाची के पास पहुंच जाती, और चाची बिना सिर उठाए ही सब्जी का रसा अंदाजती या पराठे उतारती मुझसे कह देती, कौन किन्नी, चली जा बैठक में अपनी पढ़ाई कर ले, खाली है बैठक। चाचा का तो टाइम ही 8 से 8 है, इसलिए आज चाची से पूछा भी नहीं, मैंने सिर्फ इत्तला दे दी, चाची जाती हूँ आपकी बैठक में पढ़ने। लेकिन आज चाची जल्दी से अंगीठी छोड़कर आ गई। किन्नी, बैठक तो खाली नहीं, वे फुसफुसाईं। अरे वाह, चाचा आज छुट्टी मार बैठे, घर में ही हैं? नहीं किन्नी, मेरा भतीजा आया हुआ है रिश्ते का। मेरी आवाज़ दयनीय हो उठी। फिर क्या करूं चाची, मेरा तो कल पॉलिटिक्स का पर्चा है। क्या करूं? चाची खुद असमंजस में थी। वो भी पढ़ने ही आया है, आज ही नहीं कुछ महीनों के लिए। दंगों की वजह से लड़कों का पूरा हॉस्टल खाली करा लिया गया है ना,
मटर गश्ती करने वालों की तो मांगी मुराद मिल गई, लेकिन ये बेचारे पढ़ने वाले लड़के, क्या हुआ बुआ? दंगों का मारा खुद ही आ खड़ा हुआ। कोई परेशानी है? चाची जल्दी से बोली, परेशानी नहीं, ये किन्नी है, किरण। और किन्नी, ये आकाश है। नहीं, सिर्फ कुशा। उसने मुस्कराकर कहा, पढ़ने आई हैं आप? जी, लेकिन तो जाइए पढ़िए ना। और आपको भी तो पढ़ना है। हाँ, मैं भी पढ़ूंगा। जी? मैं चौंकी। नहीं, उधर दुछत्ती पर जाकर पढ़ लूंगा। और मेरी लम्हे पहले की घबराहट का मजा लेता हुआ वो हंस दिया। नहीं नहीं, आप पढ़िए, आप भी। आपकी चाची खिलखिलाई, अब आप और आपके फेर में मेरे पराठे जले जा रहे हैं। चाची के जाते ही हम दोनों अपनी अपनी जगह पर जल्दी से पढ़ने चले गए और मैं ठीक समय पर पढ़ाई खत्म कर सीधी गर्दन सधी चाल घर आ गई, बगैर किसी तरफ ताके झांके। मुझे सचमुच खबर नहीं थी कि मैं अपने इस आंचल में कस्तूरी का एक छोटा सा टुकड़ा बांधे चली आई हूँ। चौथे दिन कॉलेज से लौटते हुए यूं ही चाची दिख गई। सुन किन्नी। हाँ चाची। कौन सी क्लास में है तू? चाची, मैंने चिढ़ाया, अब इसके बाद मेरा नाम भी मत पूछने लगना। चाची झेप गई, नहीं रे, यूं ही, मेरा मतलब है बीए प्रीवियस या फाइनल। क्यों, कहीं नौकरी लगवा रही हो मेरी? अरे भाई, कल यूं ही तेरी बात चलने पर कुशा ने पूछा था तो मुझे बड़ी कोफ्त आई कि मुझे इतना भी नहीं मालूम। अच्छा, तो वो नौकरी लगवा रहे हैं? अरे नहीं, वो बेचारा तो खुद ही दूध का जला है। अरे तो गलती तो तुम्हारी है ना चाची, इतना खौलता दूध काहे को पिलाया, लाड़ के मारे। ये क्या मेरे अंदर छुपी कस्तूरी ही परिहास के तमाम रंगों में छिटक रही थी? लेकिन चाची का ध्यान मेरे परिहास में जरा भी नहीं था। उसी अवसाद में डूबी हुई बोली, कुशा की 700 की स्कॉलरशिप का मामला विश्वविद्यालय की ब्राह्मण ठाकुर गुटबंदी की खटाई में फंसा पड़ा है। बेचारा न इधर का हो पा रहा है न उधर का। आज तो खींचकर कह रहा था, चल रहा हूं विश्वविद्यालय के फाटक पर रिक्शा खींचने या जूते गांठने। ओह, मैं अपनी उलझलूल वाचालता पर सचमुच लज्जित थी। रिसर्च में खर्च भी तो काफ़ी आता है। खाली रिसर्च भर नहीं, समूची घर गृहस्थी किन्नी, माँ बहनों की पूरी पूरी जिम्मेदारी है इसके ऊपर। 2 साल पहले ही पिता नहीं रहे इसके। उस शाम सूरज के साथ एक सिंदूरी अवसाद घुलते घुलते डूब रहा था और डूबने के बाद की निस्तब्धता एक उदास सहेली सी लग रही थी मुझे। उस कस्तूरी से कुतूहल की एक खुशबू उठी थी। क्या बातें हुई होंगी मुझे लेकर, कैसी चर्चा चली होगी मेरी, क्या कहा होगा चाची ने और कैसे पूछा होगा और किसी ने। मुझे किन्नी कहा होगा या किरण। अब चिलचिलाती धूप में कॉलेज से जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ते कदम अनायास चाची के घर के सामने से गुजरते हुए ठहरने से लगते। आहिस्ते, बहुत आहिस्ते आहिस्ते, थकान का छल खुद अपने आप से। अरे किन्नी, कहाँ भागी जाती है, आ बैठ, चाय पी मेरे साथ, चाची ने एक दिन बुला लिया। लेकिन मुझे तो भूख भी लगी है चाची। क्या यह थोड़ी देर और वहाँ रुकने का अंदाज था मेरा? मुझे भी आंचल से बंधी कस्तूरी की गांठ जैसे खुलकर बिखर पड़ी। बरूनियों की आड़ में दुबकी सी मैं मुस्कुराई। भला 2 अनखातों को एक साथ भूख तो लगी,
सुबह के पराठे रखे हैं, वही लाती हूँ। चलेगा तुम दोनों को कि बनाऊं कुछ? चलेगा। 2 आवाज़ें एक साथ सिहल कर आपस में उलझ लीं, फिर जल्दी से संभल कर अलग अलग हो लीं। बस मैं तो चला। अरे क्या हुआ? तू अपने अंदर कोई अलार्म घड़ी फिट किए रहता है क्या, जो खाते पीते घन्न से बचकर तुझे चौकन्ना कर देती है? नहीं बुआ, ये किताब एक दोस्त से लाया था, उसे आज शाम लाइब्रेरी में लौटानी है। सुनिए, आपकी लाइब्रेरी में पॉलिटिक्स की 1-2 किताबें मिल जाएंगी क्या? होनी तो चाहिए, क्योंकि आजकल बिना पॉलिटिक्स के काम कहाँ चलता है। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। मैं आहत हुई। नहीं, शायद आप। वो फीकी सी हंसी हंसा। असल में मेरे कॉलेज में सिर्फ 2 किताबें हैं। वो दोनों मेरे लेक्चरर्स ने बारी बारी से रिजर्व करवा लेती हैं, इसलिए मुझे पॉलिटिक्स की किताब नहीं मिल पाती है। आप दोनों किताबों के नाम लिखकर दे दीजिए। मैं तो नहीं, मेरा दोस्त जाता है आर्ट सेक्शन की लाइब्रेरी में, वो बुक करा देगा। नाम लिखकर 4 दिनों किताबों में अपने दबाई रही। 2-3 बार कटरे वाली चाची के दरवाजे तक कदम आहिस्ता आहिस्ता होकर भी जिद में आकर लौट लिए। मैंने जानबूझकर अपने कदम तेज कर लिए थे। नहीं, यह हद दर्जे का छिछोरापन है। एकदम हर दूसरे तीसरे दिन चाची के घर धरना देने पहुंच जाना, सस्ती फुटपाथी किताबों और फिल्मों की तरह। चाची क्या सोचेंगी? 5वें दिन रास्ते में एक साइकिल अचानक खट से रुक गई और सवार ने उतरते उतरते सैल्यूट किया। क्या हुआ? किताबों के साथ साथ किताबों के नाम भी इशू करा लिए आपके लेक्चरर्स ने? नहीं, मैं तो किताबों की लिस्ट लेकर चाची के पास आने की सोच ही रही थी। तो चलिए वहीं चलकर दे दीजिए। एक बेहद संभ्रांत सी चुहल। वाह, अब उतनी बेकार क्यों करूं? यहीं ले लीजिए। ठीक है, मैं भी किताबें लाकर रास्ते में ही थमाऊंगा। हरगिज नहीं, और यूं भी अपनी मात से बाहर थोड़ा खुली हवा में निकल लेना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, वाकई खुली हवा में घूमने वालों की सेहत देखकर सचमुच रश्क होता है। मेरे तीर मेरे ही तरकश में सहेज कर वो उसी संभ्रांत चुहल से मुस्कराता हुआ पैडल मार गया। जैसे एक रेशमी पारदर्शी दुपट्टा मेरे माथे से मेरे कंधों पर आ गिरा हो, और इस आवरण में लिपटी मेरे लिए अब सब कुछ बहुत सुंदर था, सब कुछ शुभ था, संकल्पमय था और मोहक था। मैं और ज़्यादा सीधी और ज़्यादा शालीन हो गई थी। चिंटू मिंटू की आसमान फाड़ जिदियाती चीखों पर खींचने के बदले मैं उन्हें पुचकार कर बहलाने फुसलाने लगी थी। भाभी की अनखाती बुदबुदाहटों पर ध्यान न देकर खुद चौके में सारी रोटियां उतारकर खुशी खुशी पढ़ने बैठ जाती थी। अब कहीं उद्विग्न लस्त सी पड़ी रहने के बजाय बिना मौसी के आए भी मेजपोश धो देती थी, पुरानी जिल्दों को धूल झाड़ देती थी, आंगन के एक कोने में लगी मालती की लता को तराश कर पानी डाल देती थी। कई बार मौसी की लाई रोजी की नाइटी काट काट कर मिंटू चिंटू की फ्रॉकें भी बना देती थी। अलसाई, ऊबी, उद्विग्न ये किरण अब सुगंध के एक घेरे में तिरती रहती थी। और बहुत जल्दी माँ भी मेरे अंदर के इस इंद्रजाल की गिरफ्त में आ गई थी। सिर्फ आकाश को एक दो बार देखने के बाद ही आप माँ कुछ सुनने सहेजने लगी थी। उनकी गुमसुमी और शिथिलता पर रेत में अंकुर जैसा एक सपना उग आया था। वे समझती उस अंकुरित सपने को लुके छिपे सींचते संवारते हुए उन्हें कोई नहीं देख रहा है। तो क्या मैं भी तो यही समझती थी कि मुझे सींचते संवारते कोई नहीं देख रहा है।
मेरे और माँ के बीच जैसे कोई अलिखित समझौता सा था। मैं अपने में संकुचित, वे अपने में, कि पहले इस सपने का कोई स्पष्ट आकार तो बन ले। लेकिन अच्छा मुझे ये लगता कि मेरी तरह अब माँ भी पहले से ज़्यादा मुस्करा लेती, साथ ही अब सिर्फ अपनी गुमसुमी उदासियों में घिसटते रहने के बजाय रसोई और घर की दूसरी स्थितियों को भी सहज भाव से संभालने लगी थी। न जाने कैसे इन्हीं स्थितियों को संभालते संभालते अचानक माँ को मौसी का ख्याल आ जाता और रोजी का ख्याल आ जाता, और तब बड़ा निश्वास छोड़कर कहती, बेचारी कनक, रोजी सचमुच थोड़ी बेढंग की मोटी हो गई है। कितना भी रुपया पैसा हो, पर लड़कियां थोड़ी मोटी दोहरी होती है ना, तो शादी में दिक्कत पेश आई जाती है। उधर से पढ़ाई लिखाई भी कुछ खास नहीं की है उसने, लाख पैसा हो, पर यह सब भी अपनी जगह मतलब रखता ही है। ओह, तो मतलब माँ अंदर अंदर अपने आप को अब इस स्थिति तक लाने में समर्थ हो गई हैं कि मौसी और रोजी पर तरस खा सकें। मैं मन मन में हंसी। तभी अचानक एक दिन एक रात मौसी आ गई। न तार न चिट्ठी, मैंने चढ़ाया, लो बहन बहन की बात हो गई टेलीपैथी से। मौसी, अम्मा तुम्हें सचमुच बहुत याद करती हैं आजकल। मौसी ने बताया, रोजी के लिए एक लड़का देखना है, बाहर से आया है और यहाँ सिविल लाइंस में अपने किसी मामा के बंगले में ठहरा है। अता पता मैं नोट करके लाई हूँ। अमर भैया से बोली, कल किसी तरह आधे दिन की छुट्टी लेकर मेरे साथ चलने का बंदोबस्त कर बेटे। तुम्हारे मौसा को तो कुछ होश हवास है ही नहीं कि लड़की कितनी सयानी हो गई है। लेकिन मौसी, रोजी को भी तो ले आना था। अरे चुप कर किन्नी, मैं इन बेकार की चोचलेबाजियों में विश्वास नहीं करती। रोजी अभी हुई ही कितने दिन की कि अपने लिए लड़का परखने निकलेगी। और फिर अगर उसका कहीं और मन होता तो मैं रुकती, सोचती, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है तो पहले मुझी को चाहना समझना है ना। ऊपर से अब तुझसे और दीदी से क्या छुपाना। पहले पहले यूं ही सीधे सीधे दिखाकर तो लड़के वालों को और भड़काना ही हुआ ना। इससे अच्छा है कि पहले उन पर अपनी शान शौकत मान रुतबे का असर डाला जाए, फिर रूप रंग नाक नक्श में तो छुपाने की कोई बात रही नहीं। इस सब के बीच में सिर्फ एक मोटापा और लंबाई की कमी है रोजी की। वैसे आजकल तो स्ट्रिक्ट डाइटिंग पर रखा हुआ है उसे। जब तक मामला तय होगा तब तक आपसे आप 4-6 किलो वजन तो घटा ही लेगी। अम्मा जैसे दिल से कातर हो उठी मौसी की परेशानी की बात सोचकर। बेचारी रोजी, सचमुच कैसा तो सुथरा चेहरा मोहरा है उसका, और सोने सा स्वभाव। अरे 1000 लड़के मिलेंगे उसे कनक, तो बेकार में परेशान होती है। लेकिन मौसी सिविल लाइन से लौटी तो चेहरा उनका बुझा हुआ बेरौनक था। पता चला लड़के ने और कोई बात ही न करने दी, सिर्फ सीधे सबसे पहले लड़की की लंबाई और दुबलेपन की बात। टॉल एंड स्लिम। रंग रूप रुपए पैसे का मुद्दा बीच में आने का मौका ही नहीं दिया। और उसके बाद लगातार मौसा जी की हद से ज़्यादा व्यस्तता और बेफिक्री तथा रोजी की मोटाई को कोसती रही थी। माँ ने समझा बुझा कर दिलासा दी और कंधे थपथपाकर चाय का कप थमाया। सब भगवान करेंगे, तू चाय पी। तभी दरवाजा खुला और एकाएक, कौन? आकाश। आओ आओ अंदर, देखो ये मेरी छोटी बहन है। माँ बड़े आत्मविश्वास से बोली, मेरी बेटी लगती है ना। मौसी ने प्याले से खींचकर यूं ही बेमन सी नजरें फेरी कि अचानक ठहर गई आकाश के चेहरे पर। एक रौनक सी आई और चहकती सी प्याला लिए ठीक सामने आकर बैठ गई। कौन? बगल के कटरे वाली के भतीजे हैं। बैठो बैठो बैठो। कहाँ पढ़ते हो? अच्छा, यानी साइंस से। अच्छा, यानी कि रिसर्च, मतलब
इसके बाद डॉक्टर बन जाओगे ना? हाँ हाँ समझती हूँ भाई। कहाँ मकान है? कितने भाई बहन हो? अच्छा अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? नहीं हैं? अरे चच। मौसी कुछ इस तरह शिष्टाचार ताक पर रखकर हम सबों की उपस्थिति नकारती पूरी बेसब्री से धुआंधार सवाल किए जा रही थी कि अचंभे से ज़्यादा अशोभनीय लगने लगा था सब कुछ। शायद इसीलिए आकाश के साथ ही मौसी की उपस्थिति नकारती मैं भी पूरे विश्वास के साथ उठ आई थी दरवाजे, और दरवाजे पर खड़ी खड़ी आकाश से देर तक बातें करती रही थी। यद्यपि मेरे अधिकार और सीमा अभी अपरिभाषित थे, फिर भी। और मौसी इतनी नासमझ तो है नहीं, कुछ तो समझेंगी ही। शायद इसी से मौसी भी बीच में 2 बार आकर देख गई। मैं और ज़्यादा आश्वस्त हुई। अपने आप को मेरी दूसरी ऊपरी आश्वस्त यह थी कि मौसी द्वारा पूछे गए अनर्गल सवालों से उकताए हुए आकाश के प्रति इसी बहाने मैं थोड़ी क्षमा याचना कर लूं। लेकिन दूसरे दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो माँ का चेहरा धुआं धुआं था। पता चला मौसी खुद दोपहर में कटरे वाली चाची से मिलकर सारी बातें विस्तार से पूछ आई थी। करीबी के चाचा मामा के, आकाश के चाचा मामा के पते तक नोट कर ले आई थी, क्योंकि पिताजी तो है ही नहीं। अब सिर्फ कमर कस के दौड़ भाग करनी है। मलाल सिर्फ उन्हें एक था, लड़के से जरा इत्मीनान से बातें करना चाहती थी, अपने पति परिवार के रहन सहन और रुतबे की बात को लेकर। लेकिन वो तो हॉस्टल खुलने की खबर पाते ही भागा चला गया था। वैसे भी कटरे वाली ने कहा था कि लड़का इतना मर्यादित है कि इस संबंध में अपने आप कुछ कहेगा ही नहीं, सारा कुछ अपनी माँ और बुजुर्गों पर। और अभी बिना अपनी बहनों की शादी किए, बिना रिसर्च पूरी किए, तो वो अपनी शादी की सोचेगा भी नहीं। मौसी इसी उधेड़-बुन में अपने आप से सवाल जवाब करती रहीं। फिर अगले दिन का टिकट मंगवाकर बिजनौर चली गईं। जवाब सवाल मेरा मन भी करता रहा, सिर्फ यह जानने के लिए कि क्या मौसी की उधेड़-बुन में मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं थी। कोई द्विधा, कोई द्वंद्व नहीं। मेरे और माँ के चेहरे पर लिखे अक्षर क्या इतने अस्पष्ट थे मौसी के लिए? ना, मौसी कितनी तो समझदार, जानने समझने वाली हैं, और फिर मुझे तो इतना प्यार करती हैं, मेरी पसंद को सराहती हैं। मेरी पसंद, आह, जैसे ठोकर सी लगी हो। और मेरा मन जाने कितने कोष्ठकों में विभक्त फड़फड़ाता रहा था। कभी मोरपंख सा झलमलाता, कभी टिटेरी की तरह द्विधाग्रस्त होकर चीख पड़ता, और कभी गौरैया सा सहम कर दुबक जाता। एक मन दूसरे से उलझता, तीसरे को संभालता, समझाता, और अवश्य उत्तेजना के ऊपर एक सपाट चादर डालकर कॉलेज चला जाता। लेकिन कुल 2 हफ्ते बाद ही जैसे एक सनसनाता हुआ संवाद पूरी तरह सन्न कर गया। रोजी की शादी तय हो गई है आकाश से, अगले महीने की 21 तारीख को। शादी के बाद आकाश यहाँ की रिसर्च छोड़कर बाकी बची रिसर्च जर्मनी में करेगा। यहाँ का 1 वर्ष भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। वहाँ उसे यहाँ से चौगुनी स्कॉलरशिप मिलेगी। मौसा जी के एक दोस्त हैं जर्मनी में, वो वहाँ सब एडजस्ट कर देंगे। आकाश के जाने के 1-2 महीने बाद ही रोजी भी जर्मनी चली जाएगी। आगे हम सबको बहुत तरह से इस शुभ अवसर पर शामिल होने के लिए बुलाया गया था।
अम्मा को और भी जल्दी, क्योंकि उन्हें ही तो सब कुछ देखना संभालना था। शुभ शगुन की सारी रिवायत अम्मा को ही पूरी करनी थी। मैं पल भर में अपने मोर पंख झाड़ कर ढूंढी सी खड़ी थी। वही मोर कैसा लगता है छितराए पंखों के साथ, और पंख झड़ जाने के बाद ढूंढा, लेकिन माँ जैसी टिटहरी की तरह टहकोरती घर भर में विक्षिप्त मंडराती फिरी थी। अंतर सिर्फ ये था कि उनकी चीखें बिल्कुल खामोश थीं। काफ़ी देर तक यूं ही अर्धविक्षिप्त सी टहकोर लेने के बाद एकाएक मेरे सामने आकर बोली, मैं जाकर कहूँ क्या? कनक से कहूँ क्या? मैंने कहा था, और किससे? और हम दोनों के सवाल एक साथ जैसे किसी दलदल में धीमे धीमे धंसते हुए खत्म हो गए थे। नाते रिश्ते निभते रहे, एक के बाद दूसरे समाचार मिलते रहे। आकाश जर्मनी गए, रोज़ी भी जर्मनी गई। 6 महीने बाद रोज़ी को बेटी हुई, वहीं जर्मनी में। मौसी बेटी के परिवार के साथ रह भी आई। रोज़ी ने मुझे एक साड़ी, एक सेट भेजा वहाँ से। आकाश की दोनों सयानी बहनों की शादियाँ बिजनौर मौसी के घर से ही बाकायदे शान शौकत से हो गईं। रोज़ी को एक और बेटा हुआ। रोज़ी और आकाश सपरिवार वापस आ गए। मौसा जी ने आकाश को अपनी मिल में R&D में लगवा दिया। ताज़े अखबार की बुलेटिनों की तरह नई नियुक्तियाँ, नई तरक्कियाँ और योजनाओं से भरे सफ़ों की तरह पलटते जा रहे सप्ताह, महीने और साल। इधर अपनी तरफ कोई समाचार नहीं था। सब कुछ वैसा का वैसा था, वही का वही, बासी का बासी। बढ़ा था कुछ तो भाई के दोस्तों का खोखला जमावड़ा, माँ की गुमसुमी, रसोई की कालिख और धब्बे तथा गुसलखाने का पलस्तर भी थोड़े ज़्यादा उखड़ पखड़ गए थे। भाभी के बच्चे उम्र में ज़रूर बढ़े थे, लेकिन देखने में वैसे ही जिद्दी पिद्दी, पिनकने और निकम्मे से। मैं भी टॉप नहीं कर पाई थी। टॉप मोनिका ने किया था। इसके लिए उसे सभी संबंधित अधिकारियों, प्राध्यापकों की अग्रिम बधाई भी मिल गई थी, क्योंकि उसके पिता ने कॉरपोरेशन अध्यक्ष की हैसियत से विद्यालय और पूरे शहर की अभूतपूर्व सेवा की थी। विद्यालय ऋणी था उनका, समूचा शहर ही। मुझे लेक्चरशिप भी नहीं मिल पाई थी। लेक्चरशिप भी मोना को मिली थी। मैं उसी कॉलेज में टीचर हो गई थी, एक मैच्योर, जिम्मेदार, नियम की पक्की, कड़क, अनुशासन पसंद टीचर। मैं सारे के सारे अखबार और पत्रिकाएं पढ़ती। स्त्रियों के अपने अधिकारों, अस्मिता और आत्मविश्वास को सुरक्षित रखने के नुस्खे मेरी ज़बान पर रटे होते, जैसे अचार मुरब्बों को सुरक्षित रखने के प्रिजर्वेटिवों के नाम। सच को सच बोलती मैं और सबके बीच बोलती। लोग मेरी दलीलों की दाद देते और तफसीलों की तारीफ़ों के पुल बांधते। शादी मेरी नहीं हो पाई थी। इसे सुधार कर शादी मैंने नहीं की थी, ये कर लीजिएगा। क्योंकि अपने विवाह के लिए दहेज जुटा पाने की मेरी हैसियत नहीं थी। इसे सुधार कर दहेज जुटाने के पक्ष में मैं नहीं थी, ये कर लीजिएगा। भाई की हालत और हैसियत जग जाहिर थी। सब ठीक ठाक ही चल रहा था, जैसे आम तौर पर चला करता है, कि तभी जैसे करंट सी छू जाने वाली खबर मिली। रोज़ी
नहीं रही। तीसरे बच्चे के जन्म के साथ ही हार्ट स्ट्रोक। क्यों, कैसे, कुछ पता नहीं। रोजी इतनी छोटी सी थी, तब से मौसी से ज़्यादा माँ ने ही उसे पाला पोसा था। खबर पाते ही बिना खाए पिए पड़ी रही माँ और अगली गाड़ी से ही भाई को लेकर रोती कलपती बिजनौर मौसी के पास रवाना हो गई। लेकिन 4 दिनों बाद माँ लौटी तो बिल्कुल बदली, अलग सी, जैसे कोई दुखांत फिल्म देखकर लौटी हूँ, अपनी बहन के पास से नहीं। भाई ने बताया वहाँ सब चुप शांत। तब ये अकेली कहाँ तक रोती कलपती। मौसा जी को सख्त चिढ़ है रोने कलपने से, चीखने चिल्लाने से। जो हो गया सो हो गया, जो स्थिति सामने है उसे पूरी समझदारी से संभालना चाहिए। माँ भी चमत्कृत थी। सचमुच बड़े आदमियों का दुख भी कैसा गरिमामय होता है। सबके चाय नाश्ते का बाकायदा इंतज़ाम, इतने दुख में भी धीमे धीमे थोड़ी बहुत बातें, जैसे घर वाले वैसे ही बाहर वाले। कोई चीखता पुकारता नहीं आता, सब तरफ एक शालीन चुप्पी। कनक थी तो इसी घर परिवार की, लेकिन पूरी तरह मौसा जी के उसनों विचारों में समा गई है। वक्त वक्त पर नाश्ता, खाना, नहाना, धोना सब वैसे ही चलता है। बच्चों के टाइम में भी ज़रा सी इधर उधर नहीं, ना कोई मूर्खतापूर्ण बेहाली की बातें ही बच्चों से करता है। और बच्चे भी कैसे शालीन अदब कायदे वाले, इन चिंटी मिंटू जैसे उजबक उजड्ड नहीं। जरा कुछ पूछो तो कितने कायदे से पूरा जवाब। हाँ, दूधमुहा वाला तो अभी किकियाएगा ही ना, छोटा, फिर भी कैसी साफ सुथरी आया रखी है उसके लिए। मेरी साड़ी से ज़्यादा साफ उसी की साड़ी रहती थी। लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं था, इसके अलावा भी कुछ रहस्य भेद माँ अपने अंदर छुपाए रहती थी। क्या मैं चौंकती रहती, लेकिन आमने सामने बेफिक्री का दम भरती। आखिर एक दिन माँ ने सूत्र जोड़ दिया, मौसी तुझे बहुत याद करती थी किन्नी। अच्छा, कहती थी किन्नी आकर कुछ दिनों संभाल देती। मैंने तीखी नज़रों से माँ को देखा तो उन्होंने संभल कर जोड़ा, अरे घर क्या है, स्वर्ग है स्वर्ग। ओह, तो तुम्हारा मतलब है माँ, मैं इस नर्क की टीचटी छोड़कर स्वर्ग में आयागिरी करने जाऊं? नहीं बेटी नहीं, आयागिरी करने नहीं, घर को संभालने। कनक ऊपर से नहीं दिखाती, पर अंदर अंदर तो टूट ही गई है ना। आखिर माँ का दिल है। बहुत जल्दी पसीज जाती हो अम्मा तुम। मैं बिफर कर उठ खड़ी हुई और हकबकी सी मेरे मुंह से निहारती हुई माँ से बोली, माँ सुन लो, मुझसे अब बच्चे बच्चे संभालने का काम नहीं होने वाला है। तुम आज ही मौसी को मेरी तरफ से क्षमा याचना सहित ना लिख दो, समझी? माँ सन मेरा मुंह देखती रह गई। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बेफिक्र और बेपरवाह दिखने की कोशिश की। हमेशा रुच्च सी रहने वाली मैं बेमन से ही भाभी के दोनों नकियाते जिद्दी बच्चों के साथ हंसी बोली, उन्हीं के साथ खाना खाया और फिर चादर तान कर सो गई। नहीं, मैं सो नहीं पाई थी, मैं जगी पड़ी थी, सोने का बहाना करती, अपने अंदर चलते सागर मंथन को संभालने, काबू करने की कोशिश में। लेकिन थमता क्या? तूफान कभी थमा है पतवारों और किनारों से? मैं तो शिला सी थमी इंतज़ार कर रही थी इस तूफान के गुजर जाने का, कि तभी
भीतरी कोठरी से भाई की फुसफुसाहट का स्वर मेरे कानों में पड़ा। क्या हुआ? किन्नी ने कुछ कहा? और जवाब में अपनी उत्तेजना पर किसी तरह काबू पाती हुई भाभी बोल रही थी, हाँ, तुम्हारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है ना, कि किन्नी ना करते। अब जाओ, कल यार दोस्तों का जमा करके जश्न मना डालो इसी खुशी का। भाई सचमुच ये सुनकर हल्के हो आए थे और अपनी काहिली में बेहद सस्तेपन से हंसे थे। वाह, बन तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें खुशी हुई ही नहीं। सच पूछो तो खटका और घबराहट तो तुम्हें ही ज़्यादा हो रही थी कि किन्नी रिश्ता मान लेगी, चली जाएगी तो खर्चा कैसे चला करेगा हमारा। तुमने खुद ही तो जिक्र किया था एक दिन मुझसे, कह दो कि नहीं। चलो, अब तुम्हें तसल्ली हुई होगी। किन्नी अपनी तनख्वाह के आधे नोट तुम्हें पहले की तरह ही थमाती रहेगी, समझी? हाँ, और इस आधी तनख्वाह के बदले मेरी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए किन्नी के नाम बंधक रखी रहेगी ना। मेरा मन हो ना हो, मैं 9:30 के कांटे पर उसके कमरे में चाय नाश्ता पहुंचाती रहूंगी, उसका टिफ़िन तैयार करती रहूंगी, कभी भी आ धमकने वाली उसकी टीचरों की खातिर तवज्जो करती रहूंगी, जर्जरी खुदा गुलाम की तरह, क्योंकि वो पूरा दिन बाहर खटती थकती रहती है और ऊपर से मेरी गृहस्थी का बोझ ढोने का एहसान भी है किन्नी पर। अब भाई की काहिली का अजगर यूं ही करवट बदला था। एहसान की कैसी बात है, वो रह तो रही है हमारे इसी घर में। हाँ, वो रह रही है इस घर में अपने पूरे अधिकार और आत्मसम्मान के साथ, पूरी स्वतंत्रता का भोग करती हुई, मेरी तरह किसी की भीख पर पलती हुई नहीं। पति, बच्चे और एक घसीटती हुई जिंदगी न सही, खुली हवा में बेफिक्र सांस तो खींच सकती है वो। और घर में रहने की बात कर रहे हो ना तुम, तो एक बात और सुन लो, कल को वो इस घर के आधे में हमेशा की हिस्सेदारी का दावा भी कर सकती है। भविष्य की सुरक्षा के लिए कौन आश्वस्त नहीं होना चाहेगा, खासकर एक अकेली औरत। फिर भाई की हुम जैसी आवाज पर भाभी थोड़ी सचेत, थोड़ी घबराई सी बोली थी, अब इसी बात को लेकर कल कोई महाभारत मत खड़ी कर देना, समझे? तुमसे तो कुछ कहते भी डर लगता है। सच सच कहूं तो मुझे किन्नी से उतनी शिकायत नहीं जितनी तुमसे है। तुम्हारे रहते हुए भी मैं अभी तक ये नहीं जान पाई कि अपने पति बच्चों के साथ मुक्त निर्द्वंद जीवन जीना कैसा होता है। मैं सिर्फ मुक्ति चाहती हूँ इस घुटन से, जिंदगी भर की गुलामी से। माँ तो खैर चलो 4-6 सालों की ही हैं, लेकिन किन्नी और भाभी की सिसकी फूट पड़ी थी। स्तब्ध, अवाक, अचानक हहराता हुआ सागर सूख गया था। उसकी जगह एक रेगिस्तान बिछ गया था। तपती दहकती हुई अंतहीन रेत ही रेत, और उस रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी मैं अपना जीवन अपने ही हाथों में लिए उसे जांच परख रही थी, बिल्कुल एक कंचे की तरह। जैसे कंचे से दांव मारते हैं ना, देखूं कितनी दूर जाता है। कहीं नहीं, जिधर भी मारूंगी इस रेत में ही धंसता जाएगा। लेकिन देखने में इतना रंग बिरंगा, कितनी बेगैरत सी चीज। फिर भी छल उधर भी, छल इधर भी। तो फिर एक नए दांव पर ही क्यों ना लगा दूं ये कांच का टुकड़ा, एक नया दांव मारूं ना। सोच लिया। भैया की नहीं जानती भाभी, लेकिन मैं अपने पास रखा तुम्हारा बंधक बिना शर्त तुम्हारा जीवन तुम्हें वापस दे जाऊंगी। कर जाऊंगी यानी क्या कह रही है तू किन्नी? क्या सोच रही है? कहाँ जाएगी? कहीं भी। फिर भी कहाँ? जरा होश में आओ। आसमान की नहीं,
ज़मीन की बात करो। अब तक तो तुमने जो कुछ जोड़ा बचाया नहीं। अब अलग मकान, सारी गृहस्थी, इस टीचरी का मजाक नहीं है किन्नी। तनख्वाह का आधा से ज़्यादा एक कोठरी जुटाने में निकल जाएगा। और फिर हर तरफ सिर उठाती हुई कूटनीतिक जिज्ञासाएं, सब कुछ जान लेने की बेसब्र भेद नीतियां, मक्कार सहानुभूतियां। कोई बात नहीं, मुट्ठी में मेरा स्वाभिमान तो रहेगा। सिर उठाकर गुमान से बिताऊंगी मैं जीवन अपना। गुमान? जिस दीवार के साये में तू गुमान भरी बैठी थी, उसकी नींव तो धसक गई किन्नी। अब ऊपर तक दरारें फटेंगी और दरारों को पीठ सटाकर खड़े खड़े छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा, घर तो छोड़ेगी ही किन्नी अब, है ना? हाँ, छोड़ना ही पड़ेगा। तो इन दरों दीवारों के ऊपर बनेगा तेरे स्वाभिमान का दयार? बने भी तो क्या, लेकिन किन्नी, वो भी एक तरह की हार नहीं होगी क्या? बाहर के लोग तो बेहद खुश होंगे, तमाशा देखेंगे, बात खुल जाएगी तेरे में मोह भंगों की, रिश्तों के मोह भंगों की। तो फिर महल चुनवा लूं अपनी एक दुधमुही अनुभूति की समाधि पर? नहीं, तुम जिंदगी को दांव पर लगाने की बात कर रही थी ना। कुछ दांव हारने के लिए ही लगाए जाते हैं। मैं नहीं लगाऊंगी जिंदगी ऐसे दांव पर, हारने वाले दांव पर। लेकिन जीती ही कब तू? मोना से जीती क्या? कड़ी मशक्कत के बावजूद पढ़ाई में और योग्यता के बावजूद इंटरव्यू में जीती क्या? सोच ले। रात बीती एक रीति उम्र की तरह, और सुबह होने पर मैंने माँ से कह दिया कि वे मौसी को हाँ लिखते। और अब खुली आंखों से एक सपना देख रही हूँ कि मौसी आई हैं, चहकती हुई, पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझे कुछ थमाती हुई कह रही हैं, ये ले किन्नी, धूसर आसमान का एक टुकड़ा, इसे जरा धो पोंछ लेगी ना तो सुथर संवर जाएगा। रोजी ने आसमान के इस टुकड़े को सिर्फ 10 साल ही तो इस्तेमाल किया है। मैंने सोचा इसे तेरे लिए लेती चलूं, तुझ पर खूब फबेगा। नमस्कार। देर हो गई, कहानी लंबी हो गई, और मैं आप लोगों के कमेंट की तरफ बिल्कुल नहीं देख पाई, क्योंकि मेरा ध्यान इसे जल्दी से जल्दी समाप्त करने पर था। तो 1 घंटा हो गया है। अब मैं देख रही हूँ अन्नदा पत्नी जी, सुनीता माहेश्वरी, और फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी का, आप सबका। और आपके जो कमेंट हैं, जो कुछ आपने कहा है, जैसा आपको लगा है, मैं बाद में देखूंगी और जहाँ तक हो सकेगा उसका उत्तर भी दूंगी। पूनम ने शायद पहले भी पढ़ी होगी, अनीता दुबे अनु ने पढ़ी है, उषा भटनागर जी ने तो पहले भी पढ़ी थी और आज फिर सुनी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे बड़ा संतोष मिला है आज इतनी पुरानी कहानी आज फिर से आप लोगों को सुनाकर। देवेंद्र सोनी जी, आपका भी आभार। समय हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अर्पण जी मुझे एक संकेत दें और मैं
इस बार गलती नहीं करूंगी, पिछले बार मैंने गलती कर दी थी, इस बार मैं ठीक से। नंदन थपलियाल जी, बहुत बहुत आभार आपका। अलका प्रकाश जी, सुनीता माहेश्वरी जी, बहुत धन्यवाद। ये संतोष है कि आप लोगों ने कहानी सुन ली, है ना। हम लिखते हैं तो पहली सार्थकता मैं कहती हूँ, पहला पुरस्कार तो रचना स्वयं होती है, और दूसरी सार्थकता उसकी होती है जब वो किसी अपने पाठक के पास पहुँचती है। तो आज फिर से इतने वर्षों बाद आप लोगों तक पहुँची, बहुत 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 आभार। कहा है उन्होंने? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्पण जी, आपका शुक्रिया। मैं ठीक से फिनिश की बटन दबा रही हूँ, ठीक है जी।